हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने में। चलिए बच्चे, पिछली क्लास में अपन ये जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका अधिकांश भाग पढ़ चुके थे। हम ये बात कर चुके थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, बोर प्रभाव क्या होता है, हेल्डेन प्रभाव क्या होता है। हमने ये भी बताया था कि सामान्य अवस्था में 100 ml रक्त जो होता है वो 5 ml ऑक्सीजन ऊतकों को देता है। सामान्य अवस्था में 100 ml रक्त जो होता है वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में मुक्त करता है। और हम ये भी पढ़ चुके थे कि कठिन परिश्रम के समय 100 ml रक्त 15 ml ऑक्सीजन ऊतकों को देता है। चले भैया, हमने ये भी आपसे बात की थी कि जो जो अपन ऊंचाई पे जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां जाने के बाद गैसीय दाब घटता है, मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटेगा। और जब भी ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटेगा, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधुता घटेगी। और ऐसी कोई भी अवस्था जिसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बंधुता घटती है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन होने के चांस बढ़ते हैं, उसमें ब्रीथिंग रेट, श्वसन दर जो होती है वो हमेशा बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि सर ये श्वसन जो होता है, इस श्वसन का नियंत्रण कैसे होता है। श्वसन के नियंत्रण में सबसे पहले बात कर रहे हैं, श्वसन के नियंत्रण में वो सबसे पहला था बेटा उसका तंत्रिकी नियंत्रण। हमको पता है कि श्वसन तंत्र जो होता है, उस श्वसन तंत्र का नियंत्रण जो होता है वो नियंत्रण नर्वस सिस्टम करता है। और नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट सा भाग जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसी में श्वसन नियंत्रण का केंद्र स्थित होता है। चले दूसरा तरीका, कुछ रासायनिक पदार्थ है, उन रासायनिक पदार्थों की हेल्प से भी श्वसन का नियंत्रण होता है। और उन रासायनिक पदार्थों की संवेदना को ग्रहण करने के लिए हमारे ब्रेन में ही इस मेडुला ऑब्लंगेटा भाग में ही एक विशिष्ट क्षेत्र पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रसायन संवेदी क्षेत्र। रसायन संवेदी क्षेत्र, केमिकल सेंसिटिव एरिया। ये रसायन संवेदी क्षेत्र जो होता है, ये रसायन संवेदी क्षेत्र मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर जो श्वसन केंद्र होता है, जो लय केंद्र होता है, उस लय केंद्र रिदम केंद्र के समीप स्थित होता है, जो कि शरीर में रासायनिक चेंजेस, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है, H+ की सांद्रता बढ़ती है, तो इससे उत्प्रेरित होता है। कौन उत्प्रेरित होता है? रसायन संवेदी केंद्र। और यह संवेदनाएं भेजता है लय केंद्र के पास, फिर लय केंद्र हमारे शरीर की श्वसन दर को नियंत्रित करता है। चलो बात करते हैं डायग्राम के थ्रू कि सबसे पहले तंत्रिकी नियंत्रण कैसे होता है। बच्चे बोर्ड पे देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने एक डायग्राम का छोटा सा ओवरव्यू बना रखा है, अपन डिटेल में बात करते हैं। वो आपके सामने ही मैं इस पूरे के पूरे डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। बच्चे, मैंने अभी बताया कि श्वसन का नियंत्रण का जो मेन केंद्र है, वो मेन केंद्र होता है हमारे मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा भाग में। हाँ कि ना? ये मेरे पास मेडुला ऑब्लंगेटा है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है उसमें भी श्वसन नियंत्रण का केंद्र स्थित होता है। इसके अलावा एक केंद्र जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक केंद्र या श्वसन प्रभावी केंद्र, वो स्थित होता है मस्तिष्क के पोन्स भाग में। कौन से भाग में? पोन्स भाग में। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने बोला श्वसन लय केंद्र। ये श्वसन लय केंद्र जो होता है बेटा, ये श्वसन लय केंद्र हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा की पृष्ठ सतह पर स्थित होता है। कहां स्थित होता है? पृष्ठ सतह पर। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? DRG। DRG का मतलब इंग्लिश में डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, पृष्ठीय श्वसन समूह। क्यों बोला इसको पृष्ठीय श्वसन समूह DRG? वो इसलिए बोला इस लय केंद्र को DRG क्योंकि ये मेडुला ऑब्लंगेटा की कौन सी सतह पे स्थित है? पृष्ठ सतह पे। तो मैंने कहा कि ये क्या करता है? ये अपने पास मेडुला ऑब्लंगेटा की पृष्ठ सतह पर स्थित होता है।
चले भैया, इसीलिए हमने इसको बोल दिया पृष्ठीय श्वसन समूह, DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब एक सवाल और बच्चे के दिमाग में आता है, सर आप हमें बताइए इसको श्वसन लय केंद्र, रेस्पिरेशन रिदम सेंटर क्यों कहते हैं? बच्चे मैंने आपको बताया था कि सामान्य अवस्था में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं। अगर मैं दौड़ने लग जाऊंगा तो 1 मिनट में लेने वाली जो सांस थी, जो अभी अपने पास 12 से 16 बार ले रहे थे, इसकी संख्या बढ़ जाएगी। जब दौड़ता दौड़ता मैं रुक के आराम करने लग जाऊंगा तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो घट जाएगी। तो जब भी हम बॉडी में कोई चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, दौड़ रहे हैं कि रेस्ट कर रहे हैं कि कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो उन अवस्थाओं में श्वसन दर में स्वतः अपने आप परिवर्तन हो जाता है। तो कहने का मतलब उस श्वसन दर में परिवर्तन को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा था? वो कर रहा था श्वसन केंद्र। अब नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में श्वसन जो होता है वो श्वसन 12 से 16 बार होता है। और श्वसन में पहले इंस्पायरेशन होता है, फिर एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन 2 सेकंड के लिए होता है अंत श्वसन, और निःश्वसन जो होता है वो 3 सेकंड के लिए होता है। तो श्वसन की ये जो सामान्य लय है, इस सामान्य लय को बनाए रखने का काम कौन करता है? ये श्वसन लय केंद्र DRG करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लय केंद्र। तो मैंने कहा कि क्या काम करता है? श्वसन की लय को बनाए रखता है। श्वसन की लय को बनाए रखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं श्वसन लय केंद्र। चलो मैं आगे नेक्स्ट। जब भी ये मेरे पास DRG एक्टिवेट होगा, DRG के एक्टिवेट होते ही ये DRG संकुचन के आवेग भेजता है, वो भेजता है अंतः श्वसन पेशियों के पास। DRG से, इस DRG से संकुचन के आवेग किसके पास आते हैं? अंतः श्वसन पेशियों के पास। और मैंने बताया था कि हमारे पास अंतः श्वसन पेशियां जो होती है वो अपने पास है 2। पहला डायफ्राम, दूसरा EICM, ये अंतः श्वसन पेशियां है। जब भी संकुचन के आवेग इन अंतः श्वसन पेशियों के पास आएंगे, इन पेशियों में होगा संकुचन। और मैंने कहा था कि जब भी अंतः पेशियों में संकुचन होगा, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा। अगर वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा तो जैसा परिवर्तन वक्षीय गुहा के आयतन में आएगा, सेम वैसा ही परिवर्तन किसमें प्रतिबिंबित हुआ था? फेफड़ों में। तो फेफड़े का आयतन भी बढ़ेगा और इस तरह से वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होगा ज्यादा, फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब होगा कम, या मैं कहूं वातावरण के अंदर वायु का दाब ज्यादा और फेफड़े के अंदर वायु का दाब कम। इसलिए वायु जो थी वो वातावरण से किसके अंदर आ रही थी? फेफड़े के अंदर। और वातावरण से वायु का फेफड़े में आना, इसे तो बोलते हैं अंतः श्वसन। क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन। तो मैं ये कह दूं कि ये DRG जो होता है ये डायफ्राम तथा EICM को संकुचन के आवेग लगभग 2 सेकंड तक देता है। मतलब लगभग 2 सेकंड तक इनमें संकुचन होगा, और जितनी देर तक इनमें संकुचन होगा उतनी ही देर तक वातावरण की वायु फेफड़े में आती रहेगी। मतलब अंतः श्वसन होता रहेगा। तो अंतः श्वसन करवाने के लिए जिम्मेदार जो था, अंतः श्वसन के लिए जो आवेग दे रहा था, वो कौन दे रहा था? DRG। इसीलिए इसको अपन बोल देते हैं बेटा अंतः श्वसन केंद्र। इसीलिए इसको कह देते हैं अंतः श्वसन केंद्र। ये डायफ्राम तथा EICM अंतः श्वसन पेशी है। चलूं मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रसायन संवेदी केंद्र, कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है वो मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर स्थित होता है। किसके पास? श्वसन लय केंद्र, दैट इज DRG के पास। मैंने ये बना रखा है कि ये मेरे पास किसके पास स्थित है? DRG के पास स्थित है। चलो बेटा मैं आगे नेक्स्ट। अब सवाल था दूसरा, निःश्वसन केंद्र, जिसको हमने बोल रखा है VRG। चले देखिएगा बेटा, हमने कहा कि ये जो श्वसन केंद्र है मेडुला ओब्लंगेटा में स्थित है, और मेडुला ओब्लंगेटा की पृष्ठीय सतह पर जो स्थित था
उसको हमने बोला था डीआरजी, पृष्ठीय श्वसन समूह, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि श्वसन की सामान्य लय को बनाए रखने का काम कर रहा था, इसलिए उसको बोला था श्वसन लय केंद्र। जबकि नी श्वसन केंद्र, जिसको हमने बोला वीआरजी, वीआरजी की फुल फॉर्म हुई वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल का मतलब कौन सी सतह? अधर सतह। मतलब ये मेडुला ओब्लांगेटा की अधर सतह पर उपस्थित श्वसन समूह है। ये समूह क्या काम करता है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कहां स्थित है। मैंने कहा कि ये मेडुला ओब्लांगेटा की अधर सतह पर स्थित है। कौन सी सतह पर उपस्थित है बेटा? अधर सतह पर उपस्थित है। अब सवाल था, ये जो मेरे पास नी श्वसन केंद्र है, ये नी श्वसन केंद्र कैसे काम करता है? ये नी श्वसन केंद्र कैसे काम करता है? बच्चे, जब भी हम दौड़ते हैं या कोई योगा कर रहे हैं, बाबा रामदेव वाले, तो उस टाइम पे दौड़ते समय या योगा करते समय हम क्या काम करते हैं कि हमारे पास ये जो केंद्र है, जिसको मैंने बोला है डीआरजी, क्या बोला है? डीआरजी। ये डीआरजी जो है, ये डीआरजी आवेग भेजता है। वो आवेग भेजता है किसके पास? नी श्वसन केंद्र के पास। किसके पास भेजता है बेटा? नी श्वसन केंद्र के पास। जब डीआरजी के आवेग नी श्वसन केंद्र के पास जाते हैं तो उस अवस्था में ये नी श्वसन केंद्र होता है एक्टिव। मतलब सामान्य श्वसन जब भी हम करेंगे तब तक ये नी श्वसन केंद्र सामान्यतः क्या हुआ? निष्क्रिय। इसको अगर सक्रिय करना है तो उसके आवेग कहां से मिलेंगे? इसको आपको श्वसन लय केंद्र से मिलेंगे। श्वसन लय केंद्र जो था, वो श्वसन लय केंद्र इससे कहता है कि भैया अपने को और ज्यादा गहरी सांस लेनी है, मतलब हमें बलपूर्वक संवातन करना है, फोर्सफुल ब्रीथिंग करनी है। और फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए इन पेशियों में और ज्यादा संकुचन करवाना पड़ेगा। अगर और ज्यादा संकुचन कराना पड़ेगा तो वो तेरी सहायता के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये इसको करता है एक्टिवेट। जब नी श्वसन केंद्र एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट होके ये अंतः श्वसन के लिए आवेग भेजता है किसके पास? डायफ्राम के पास एंड ईआईसीएम के पास। सामान्य श्वसन में इसका कोई भी रोल नहीं होता। सामान्य श्वसन में हमेशा ये कैसा होता है? निष्क्रिय। सामान्य श्वसन में केवल किसका रोल है? डीआरजी का। लेकिन जब हम फोर्सफुल ब्रीथिंग करेंगे तो हमें मसल्स कुछ एडिशनल अतिरिक्त पेशियों में संकुचन करवाना पड़ेगा। और उन अतिरिक्त में संकुचन करवाने में कौन हेल्प करेगा? नी श्वसन केंद्र। मतलब इसने इन पेशियों में और संकुचन करवाया तो वक्षीय गुहा का आयतन और बढ़ा तो वातावरण से और ज्यादा वायु फेफड़े में आई। मतलब ये मेरे पास हुआ बलपूर्वक अंतः श्वसन। चले, फिर जब हमें नी श्वसन करना रहेगा तो इन पेशियों में रिलैक्सेशन से जितनी वायु आई थी वो बाहर निकल गई। अब हमें और ज्यादा वायु बाहर निकालनी है। जोर लगा के सांस छोड़ो, ऐसे तो कहते हैं बाबा रामदेव। योगा करते हैं तो ऐसे तो कहते हैं। अब जोर लगा के छोड़ते हैं। जब जोर लगा के छोड़ रहे हो तो देखिए आपका पेट वाला पार्ट है, ये पिचक रहा है। ये वक्षीय गुहा वाला भाग है, ये अंदर की तरफ धस रहा है। तो मतलब पक्का कोई ना कोई और भी पेशी है जिसमें संकुचन करवाना पड़ेगा। यस, जब हम बलपूर्वक नी श्वसन करते हैं, जोर लगा के सांस को फेफड़े से बाहर निकालते हैं, तो ये नी श्वसन केंद्र संकुचन के आवेग भेजता है ईआईसीएम के पास तथा इन उदरीय पेशियों के पास। ध्यान रखना, मैंने ईआईसीएम को लिखा था नी श्वसन पेशी। मतलब ये ऐसी पेशी थी जो बलपूर्वक नी श्वसन के लिए उत्तरदायी थी। तो ईआईसीएम तथा उदरीय पेशियां ये बलपूर्वक नी श्वसन के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इनको बोलते हैं नी श्वसन पेशियां। जबकि डायफ्राम तथा ईआईसीएम जो है ये अंतः श्वसन के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इनको बोलते हैं अंतः श्वसन पेशियां। तो मैंने ये कहा कि बलपूर्वक नी श्वसन के समय संकुचन जो करवाया जाता है वो कौन सी पेशी में कराया जाता है? नी श्वसन पेशी में। तो नी श्वसन पेशी में संकुचन करवाने के लिए उत्तरदायी कौन सा केंद्र है?
वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप या निश्वसन केंद्र, इसीलिए हम इसको कहते हैं निश्वसन केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? निश्वसन केंद्र। और ये निश्वसन केंद्र जो होता है ये सामान्यतः क्या होता है बेटा? सामान्यतः ये निष्क्रिय होता है। मैंने बोला कि सामान्य श्वसन के समय निष्क्रिय होता है। सामान्य श्वसन के समय ये कैसा होता है बेटा? ये निष्क्रिय होता है। चले, अब सवाल था सर हमने ये पढ़ लिया कि लय केंद्र का काम क्या है। मेन तो यही है जो श्वसन को नियंत्रित कर रहा है, ये तो सामान्यतः रोल ही प्रकट नहीं कर रहा। अब हमें ये बताइए कि लय केंद्र का काम पढ़ लिया, निश्वसन केंद्र कैसे काम कर रहा है ये पढ़ लिया। अब हमें बताइए कि पोन्स के अंदर उपस्थित है जिसको न्यूमोटैक्सिक केंद्र बोला, ये न्यूमोटैक्सिक केंद्र जो है ये कैसे काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, देखिएगा देखिएगा बच्चे। ये जो मेरे पास न्यूमोटैक्सिक केंद्र है, ये न्यूमोटैक्सिक केंद्र जो होता है, इस न्यूमोटैक्सिक केंद्र का काम क्या हुआ? ये न्यूमोटैक्सिक केंद्र इस डीआरजी के पास इंपल्स भेजता है। किसके पास इंपल्स भेजता है? इस डीआरजी के पास इंपल्स भेजता है। और वो इंपल्स ऐसे होते हैं जो इस डीआरजी की क्रिया को कम कर दे, संदमित कर दे, रोक दे। तो मैंने कहा इधर से जो रेस्पॉन्स आया वो अगर डीआरजी की क्रिया को बढ़ाता डीआरजी को, तो मैं उसको कह देता कि वो पॉजिटिव वाला सिग्नल दे रहा है। लेकिन यहां से जो सिग्नल आया वो क्या कर रहा है? इसकी क्रिया को घटा रहा है। तो बताओ वो पॉजिटिव वाला रहा कि नेगेटिव? वो रहा मेरे पास बेटा नेगेटिव। तो मैंने कहा कि ये कैसा सिग्नल भेजता है इस श्वसन लय केंद्र के पास न्यूमोटैक्सिक केंद्र? ये नेगेटिव वाला सिग्नल भेजता है जिससे इसकी क्रिया क्या हो जाती है? कम। अब देखिएगा सामान्य श्वसन में बात करते हैं। मैंने कहा था सामान्य श्वसन में अंतः श्वसन 2 सेकंड तक होता है। 2 सेकंड तक कब तक होगा? जब तक डीआरजी डायफ्राम तथा ईआईसीएम के पास संकुचन के आवेग भेजता रहेगा तब तक ये संकुचन करती रहेगी। जो ही संकुचन के आवेग भेजना बंद कर देगा, ये जो मेरे पास पेशियां थी इनमें शिथिलन शुरू हो जाएगा। शिथिलन शुरू होने का मतलब निश्वसन शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जितनी देर तक लय केंद्र इनके पास संकुचन के आवेग भेज देगा उतनी ही देर तक अंतःश्वसन होगा। तो ये भेजता कितनी देर तक बेटा? 2 सेकंड तक। और 2 सेकंड तक भेजता है तो अंतःश्वसन कितनी देर तक हुआ? 2 सेकंड तक। अब 2 सेकंड के बाद इनमें शिथिलन शुरू हो गया पेशियों में, मतलब क्या शुरू हो गया? निश्वसन। तो 2 सेकंड में फेफड़े के अंदर जितनी वायु गई उस वायु को बाहर निकालने में टाइम लगता है, वो लगता है 3 सेकंड का। और वो 3 सेकंड का टाइम ही तो है मेरे पास निश्वसन का समय, हाँ कि ना? अब इस पोन्स में स्थित न्यूमोटैक्सिक केंद्र श्वसन प्रभावी केंद्र ने क्या काम किया? इसके पास फीडबैक भेज दिया। वो भेज दिया नेगेटिव वाला कि क्या तू तेरा काम रोक। मतलब अगर ये सामान्य अवस्था में संकुचन के आवेग 2 सेकंड तक भेज रहा था तो इसके एक्टिव होने की वजह से ये अब संकुचन के आवेग जो था वो 2 सेकंड से कम समय के लिए भेजेगा, हाँ कि ना? मान लीजिए पहले 2 सेकंड के लिए भेजता था, अब 1.5 सेकंड के लिए भेजेगा। तो अंतःश्वसन कितनी देर तक हुआ? 1.5 सेकंड तक हुआ। मेरी बात क्लियर है? समझ गए? अंतःश्वसन कितनी देर तक हुआ? 1.5 सेकंड तक हुआ। चलो मैं आगे। तो बताओ इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने क्या काम कर दिया? इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने इस डीआरजी जो था, इस डीआरजी से कह दिया कि तू अंतःश्वसन को करना बंद कर दे। ये 2 सेकंड तक करता लेकिन 2 सेकंड से पहले ही बंद करा दिया कि नहीं करा दिया? तो अंतःश्वसन जिसको बोलते हैं इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ किसने करवा दिया? न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने। इसीलिए इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर को बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन, कि इंस्पायरेशन का इसने क्या कर दिया? स्विच ऑफ कर दिया। देखिएगा मैंने कहा इसको अपन बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। अंतःश्वसन का क्या कर दिया? स्विच ऑफ कर दिया। मतलब जो अंतःश्वसन 2 सेकंड तक होना चाहिए था वो इसने 2 सेकंड से पहले, मतलब मान लीजिए 1.5 सेकंड में ही, 1.5 सेकंड में ही बंद करा दिया। तो बताओ अंतःश्वसन की अवधि जो 2 सेकंड की होनी चाहिए थी अब वो घट के कितनी हो गई?
1.5 सेकंड की होगी कि नहीं होगी, हाँ कि ना। तो इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने अंतः श्वसन की अवधि को घटाया कि बढ़ाया? अंतः श्वसन की अवधि को कम किया। मैंने कहा कि इस सेंटर ने अंतः श्वसन अवधि जो थी, अंतः श्वसन अवधि जो थी, उस अंतः श्वसन की अवधि को क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया। चलें, मैंने कहा कि इसने अंतः श्वसन की अवधि को कम कर दिया। जो अंतः श्वसन 2 सेकंड तक होना चाहिए था, वो 2 सेकंड से पहले ही बंद हो गया, हाँ कि ना। अब बात करते हैं, सामान्य अवस्था में अंतः श्वसन कितनी देर तक होता है? बोलो, कितनी देर तक? 2 सेकंड तक। जब 2 सेकंड में जितनी वायु फेफड़े में प्रवेश करती है, उतनी वायु को बाहर निकालने में कितना टाइम लग रहा था? 3 सेकंड का। इसलिए मैंने कहा था निःश्वसन कितनी देर में हो रहा है? 3 सेकंड में। और एक अंतः श्वसन और एक निःश्वसन, दोनों को मिला के तो बोलते हैं एक बार सांस लेना, एक बार श्वासन करना, संवातन करना, मतलब टोटल टाइम कितना हुआ? आइडियली 5 सेकंड। लेकिन अब बताइए, फेफड़े के अंदर वायु कितनी देर तक भेजने दी इसने? 2 सेकंड से कम, मान लीजिए 1.5 सेकंड तक। तो 1.5 सेकंड में फेफड़े में जो वायु गई, उस वायु को बाहर निकालने में भी तो 3 सेकंड से कम समय लगेगा, हाँ कि ना। मान लीजिए उसको बाहर निकालने में टाइम लगता है अपने पास, वो टाइम लगता है मान लीजिए 2 सेकंड, हाँ कि ना। तो जो एक बार सांस 5 सेकंड में ले रहा था, अब वो सांस लेगा, वो 5 सेकंड में लेगा एक बार सांस, की 5 सेकंड से कम समय में एक बार सांस ले लेगा? वो 5 सेकंड से कम समय में एक बार सांस ले लेगा। तो मैं ये कह दूं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या काम करता है? अंतः श्वसन की अवधि को घटा देता है। और जब अंतः श्वसन की अवधि घटती है तो श्वसन दर बढ़ जाती है। चले भैया, तो मैं ये कह दूं कि अंतः श्वसन की अवधि को घटा के श्वसन दर को बढ़ाने का काम किसने किया? न्यूमोटैक्सिक केंद्र या श्वसन प्रभावी केंद्र ने किया। चले भैया, एक काम और करता है। क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? ये श्वसन दर को बढ़ा रहा है। मतलब जब हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ते टाइम श्वसन दर को किसने बढ़ा दिया? इसने बढ़ा दिया। जो ही हमने रिलैक्स करना शुरू किया, तुरंत के तुरंत इसने इसको ये फीडबैक देना, ये नेगेटिव फीडबैक देना क्या कर दिया? बंद करते ही हम धीरे धीरे नॉर्मल सांस लेने लग गए, हाँ कि ना। तो मैंने ये कहा कि जब भी पूछे कि श्वसन लय केंद्र के कार्य को मॉडरेट करने का, संयत करने का, सुधारने का काम कौन करता है, तो वो काम कौन करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो मैं लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी की लाइन है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर डीआरजी या लय केंद्र के कार्यों को संयत करने का काम करता है। तो मैंने कहा इसका एक और काम हुआ। क्या हुआ? लय केंद्र के कार्यों को संयत करता है। चले, तो जब भी न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में पूछे तो ध्यान रखना, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन बोलते हैं, क्योंकि इंस्पायरेशन को क्या करता है? स्विच ऑफ। दूसरा काम, लय केंद्र के कार्यों को सुधारने का, संयत करने का काम करता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये जो होता है, ये अंतः श्वसन की अवधि को घटा के श्वसन दर को बढ़ाने का काम करता है। तो ये पूरा का पूरा था अपने पास श्वसन का तंत्रिकी नियंत्रण। चले भैया अपन आगे। अब बात करते हैं श्वसन का रासायनिक नियंत्रण कैसे होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि रासायनिक नियंत्रण जो होता है, वो रासायनिक नियंत्रण के लिए होता है अपने पास रसायन संवेदी क्षेत्र, कीमो सेंसिटिव एरिया, जिसको मैं लिख रखा CSA, और वो मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर लय केंद्र के समीप स्थित होता है। ऐसा ही तो मैंने बताया था पीछे वाली स्लाइड में कि जो लय केंद्र के समीप स्थित होता है, हाँ कि ना। तो अब यही बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, ये कैसे होता है। देखिए, हम यहां पे बात कर रहे हैं रासायनिक नियंत्रण के बारे में। बच्चे, रासायनिक नियंत्रण के लिए हमारे पास 2 प्रकार के ग्राही होते हैं। कितने प्रकार के ग्राही होते हैं? 2 प्रकार के ग्राही होते हैं। एक होता है परिधीय ग्राही,
कौन सा ग्राही? परिधीय ग्राही। एंड दूसरा होता है केंद्रीय ग्राही। मैंने यहां पे ये बना रखा है, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास इस बनाए है मैंने परिधीय ग्राही ग्रीन वाले डब्बे के अंदर, और ये मेरे पास यहां पे जो मैंने ब्राउन कलर से बना रखे हैं, ये मेरे पास है केंद्रीय ग्राही, जो कि मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखना, रसायन संवेदी जो ग्राही है वो ग्राही केंद्रीय ग्राही है, वो तो मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर स्थित होते हैं, जबकि परिधीय ग्राही दो जगह पे स्थित होते हैं। किसमें? सबसे पहले कैरोटिड धमनी में। सबसे पहले किसमें? कैरोटिड धमनी में, जो इस ऊपर वाले भाग में रक्त सप्लाई करती है। एंड दूसरे होते हैं, वो होते हैं एओर्टा में, हमारी महाध्वनि में, जिसको अपन बोलते हैं सिस्टेमिक धमनी में। उस सिस्टेमिक धमनी में जो परिधीय ग्राही होता है, उस परिधीय ग्राही को बोलते हैं अपन बेटा एओर्टल बॉडी। क्या बोलते हैं उसको? एओर्टल बॉडी। एओर्टा के अंदर प्रेजेंट है एओर्टल बॉडी। और जो इस सिर के ऊपर वाले भाग में रक्त सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं कैरोटिड धमनी। और उस कैरोटिड धमनी के अंदर जो ग्राही प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं कैरोटिड बॉडी। तो मैं कहूं कि परिधीय ग्राही जो होते हैं वो दो जगह पे होते हैं। सबसे पहले तो कैरोटिड धमनी में, जिसको हमने कहा कैरोटिड बॉडी, और वो ग्राही जो एओर्टा में प्रेजेंट होते हैं, सिस्टेमिक धमनी में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं एओर्टल बॉडी। क्या बोलते हैं? एओर्टल बॉडी। अब हमको पता है इन दोनों की दोनों धमनियों में ऑक्सीजनित रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? ऑक्सीजनित रक्त बहता है। तो ये दोनों के दोनों जो ग्राही होते हैं, ये दोनों के दोनों ग्राही एक चीज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चेक करते हैं कि यार ये जो मेरे पास धमनियों के अंदर ऑक्सीजनित रक्त है, इस ऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता, या मैं कहूं ऑक्सीजन का आंशिक दाब, दैट इज PO2 की वैल्यू कितनी है। ये PO2 को ही मुख्यतः चेक करता है। मुख्यतः किसके बारे में पता करता है? PO2 को। अगर धमनी के अंदर, इन दोनों धमनियों के अंदर उपस्थित ऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी, मतलब PO2 कम होगा, तो PO2 के कम होते ही ये कैरोटिड बॉडी उस संवेदना को ग्रहण करेगी, तथा ये एओर्टल बॉडी है, ये भी उस संवेदना को क्या करेगी? ग्रहण। तो मुख्यतः वो किसको चेक करते हैं? धमनी में ऑक्सीजन की कमी को चेक करते हैं। हाँ कि ना? अब मुख्यतः तो इसको करते हैं, इसके अलावा ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता को तथा H+ की अधिकता को, pH तथा PCO2 के लिए भी संवेदी है। लेकिन ये जो दोनों के दोनों ग्राही है, ये सबसे ज्यादा किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए है। हाँ कि ना? अब इन्होंने संवेदना को ग्रहण किया, क्या हुआ? हमने मान लिया कि मान लीजिए धमनी का जो रक्त था उसमें PO2 की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 बहुत ज्यादा है, H+ की सांद्रता बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा होते ही तुरंत के तुरंत ये जो ग्राही थे कैरोटिड बॉडी और एओर्टल बॉडी, ये दोनों के दोनों उत्तेजित हो गए। और इस कैरोटिड बॉडी ने ये जो संदेश था, ये संदेश 9वें नंबर की कपालीय तंत्रिका के द्वारा रसायन संवेदी केंद्र, जिसको अपन ने बोला था CSA, रसायन संवेदी केंद्र, कीमो सेंसिटिव एरिया के पास आवेग भेज दिया। इस एओर्टल बॉडी ने ये आवेग जो था, ये 10वें नंबर की कपाल तंत्रिका की सहायता से रसायन संवेदी केंद्र के पास भेज दिया। चले भैया, तो कहने का मतलब कि इन ग्राहियों से आवेग कहां जाएगा? रसायन संवेदी केंद्र के पास। और रसायन संवेदी केंद्र किसके पास स्थित है? लय केंद्र के पास, जिसको अपन बोलते हैं DRG। क्या बोलते हैं? DRG। हाँ कि ना? अब ये आवेग गया रसायन संवेदी केंद्र के पास, और रसायन संवेदी केंद्र ने इस आवेग को भेजा DRG के पास, दैट इज लय केंद्र के पास। ये जो DRG है, इस DRG को ही तो अपन बोलते हैं बेटा लय केंद्र। इस DRG को ही तो अपन बोलते हैं लय केंद्र। जब उस लय केंद्र के अंदर आवेग गया, तो मैंने कहा था कि लय केंद्र मेडुला ओब्लंगेटा की पृष्ठ सतह पर स्थित होता है, जो कि श्वसन की लय को बनाए रखने का काम करता है। तो ये लय केंद्र है। ये लय केंद्र अब देखेगा और एक उपयुक्त फैसला लेगा कि भैया अपने को आवेग जल्दी जल्दी देने हैं कि कम कम देने हैं। तो उपयुक्त फैसला लेगा जिससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। मेरी बात क्लियर है? दूसरा तरीका, दूसरे इसमें थे, वो थे केंद्रीय ग्राही।
केंद्रीय ग्राही मैंने बताया वो किसके अंदर स्थित है, मेडुला ओब्लंगेटा में। और हमको पता है बेटा, मैं आपको नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में बताऊंगा कि हमारा ब्रेन जो होता है वो अंदर से खोखला है, उसके अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य, इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट में अपन उसको लिखते हैं CSF। क्या लिखते हैं, CSF। ब्रेन के अंदर ये जो द्रव्य होता है ये ही पदार्थों को परिवहन करने का काम करता है, हाँ कि ना। तो मैंने कहा कि ब्रेन के अंदर ये जो द्रव्य भरा हुआ है, अगर इस द्रव्य के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी, या मैं कहूं H+ की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, मतलब अगर इसकी pH घट जाएगी, तो इस pH में के घटने के कारण, या मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ने के कारण, तुरंत के तुरंत ये केंद्रीय ग्राही जो थे, ये केंद्रीय ग्राही उत्तेजित हो जाते हैं। ये केंद्रीय ग्राही उत्तेजित होके ये इस संवेदना को लेके जाते हैं रसायन संवेदी केंद्र के पास और बताते हैं कि भैया ब्रेन में तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत ज्यादा है, पीएच लगातार घट रहा है, तो तुम किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल कराओ, मतलब इंस्पायरेशन कराओ। तो तुरंत के तुरंत इस रसायन संवेदी केंद्र से ये जो मैसेज है, ये मैसेज जाता है लय केंद्र दैट इज डीआरजी के पास, और डीआरजी जो है वो जाके वहां पे उपयुक्त क्रिया करता है और ये जो प्रॉब्लम थी इस प्रॉब्लम का करता है सॉल्यूशन। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही था, क्या, इंस्पायरेशन करा ताकि ऑक्सीजन क्या हो जाए, उपलब्ध। मेरी बात क्लियर है? तो ध्यान रखना कि परिधीय ग्राही कैरोटिड धमनी तथा एओर्टा में पाए जाते हैं। कैरोटिड धमनी में उपस्थित परिधीय ग्राही को बोलते हैं कैरोटिड बॉडी, और एओर्टा सिस्टमिक धमनी में उपस्थित परिधीय ग्राही को बोलते हैं एओर्टल बॉडी। चलें, केंद्रीय ग्राही मेडुला ओब्लंगेटा में स्थित होते हैं। ये दोनों संवेदनाएं लेके जाते हैं रसायन संवेदी क्षेत्र में, रसायन संवेदी क्षेत्र से जाती है लय केंद्र दैट इज डीआरजी में, और फिर कोई भी फैसला लेना है वो कौन लेगा, डीआरजी, ताकि उस प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। चले भैया, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, एनसीईआरटी ने भी दिया गया है। सर, ये जो मेरे पास श्वसन केंद्र है या रसायन संवेदी केंद्र है, हम यहां बात करते हैं, ये कौन सी चीज के लिए सबसे ज्यादा संवेदी है? कौन सी चीज है जो जाके इससे कहेगी अगर यार बॉडी में तो ये प्रॉब्लम है, तू सांस लेने के लिए बोल, इंस्पायरेशन करने के लिए बोल, एक्सपायरेशन करने के लिए, तो ये किसकी बात मानेगा, हाँ कि ना? तो बात सुनिएगा, जब भी हम बात करके चलें श्वसन केंद्र के बारे में या रसायन संवेदी क्षेत्र के बारे में, रसायन संवेदी क्षेत्र की संवेदनशीलता तो बेटा ध्यान रखना कि श्वसन केंद्र या रसायन संवेदी क्षेत्र की संवेदनशीलता जो होती है वो संवेदनशीलता दो चीजों के लिए होती है। पहला तो PCO2 के लिए, पहला तो PCO2 के लिए, एंड दूसरा H+ की सांद्रता के लिए, दूसरा H+ की सांद्रता के लिए। तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, 7 स्टार बात है। जब भी कहे कि श्वसन केंद्र का कोई भी फैसला जो था कि कब तो हमें अंतः श्वसन करना है, कब निःश्वसन करता है, वो किस बात पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है रक्त में PCO2 की वैल्यू पे तथा रक्त की pH दैट इज रक्त में H+ की सांद्रता पे। केवल इस बातों पे निर्भर करता है। श्वसन केंद्र का कोई भी फैसला ऑक्सीजन से संबंधित नहीं होता, क्योंकि श्वसन केंद्र जो होता है वो ऑक्सीजन के लिए किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं दर्शाता, वो ऑक्सीजन को नहीं जानता। तो जब भी पूछे कि बताओ किसी पर्सन को जब भी इंस्पायरेशन करना होगा, अंतः श्वसन करना होगा, तो क्यों करेगा वो अंतः श्वसन? पहला ऑप्शन देगा कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी है, दूसरा ऑप्शन देगा रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। तो ध्यान रखना, जवाब देना है 2 कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है।
अधिकतर ऑक्सीजन की कमी वाली बात को डिस्कस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि श्वसन केंद्र केवल यह चेक करता है कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, उसको उससे मतलब है, ऑक्सीजन से कोई भी मतलब नहीं है। वो ऑक्सीजन को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। तो इसका मतलब यह हुआ कि अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी ने लिख रखी है कि श्वसन के नियंत्रण में ऑक्सीजन की कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका तो जब होगी ना जब श्वसन केंद्र ऑक्सीजन को कोई वैल्यू देगा। वो तो ऑक्सीजन को जानता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछ के पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हमने लिखा कि श्वसन के नियंत्रण में O2 की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। चले भैया, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मुझे करनी है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं अपने पास, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो श्वसन दर को प्रभावित कर सकती है। चले भैया, तो हम बात करते हैं श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखिएगा प्लीज, श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से भैया? देखिए बेटा, जब भी बात करके चले श्वसन दर, श्वसन दर, इस श्वसन दर को इंग्लिश में बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज शॉर्ट में लिख दिया RR, रेस्पिरेटरी रेट। या मैं करूं संवातन दर, जिसको अपन बोलते हैं ब्रीथिंग रेट, तो मैं इसके ओब्लिक करके लिख देता हूं ब्रीथिंग रेट। हां कि ना? श्वसन दर ब्रीथिंग रेट है, ये समानुपाती होती है हृदय स्पंदन दर के, और इस हृदय स्पंदन दर को बोलते हैं बेटा अपन हार्ट बीट रेट। चले, हमारे शरीर में लगातार उपापचय क्रियाएं होती रहती है। जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे उपापचय क्रियाएं बढ़ेगी, उपापचय क्रियाएं बढ़ेगी। तो मतलब उपापचय क्रियाएं जो थी वो बढ़ रही थी, उनको बोला आधारीय उपापचय क्रियाएं, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसल मेटाबॉलिक रेट। आधारीय उपापचय क्रियाएं। चले भैया, जब भी बात करके चलेंगे शरीर की आधारीय उपापचय क्रियाएं बढ़ेगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। श्वसन दर टेम्परेचर जो था उसके भी समानुपाती होती है। श्वसन दर जो होती है वो PCO2 के भी समानुपाती होती है। श्वसन दर जो होती है वो H+ की सांद्रता जो है उसके भी समानुपाती होती है। H+ की सांद्रता के समानुपाती, जबकि pH जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर pH बढ़ेगी तो श्वसन दर घटेगी। ये जो होती है ये ऑक्सीजन के आंशिक दाब के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। श्वसन दर जो होती है ये श्वसन दर P50 की वैल्यू जो है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो जो हम ऊंचाई पे जाएंगे श्वसन दर बढ़ेगी, श्वसन दर बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि जो जो ऊंचाई पे जाएंगे श्वसन दर बढ़ेगी, और जिनकी शरीर का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही श्वसन दर जो थी वो क्या होगी? ज्यादा। मतलब मनुष्य में छोटा बच्चा जो होता है उनकी श्वसन दर तथा हार्ट बीट रेट जो होती है वो ज्यादा होती है वयस्क की तुलना में। तो मैं कह दूं कि ये जो अपने पास है श्वसन दर, ये बॉडी साइज जो है उस बॉडी साइज के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। मेरी बात क्लियर है? पहाड़ों पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे तो ऊंचाई पे जाएंगे तो श्वसन दर बढ़ेगी,
क्योंकि एल्टीट्यूड पे जाने पे गैस का आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम। तो ध्यान रखना, ऊंचाई पर जाने पर स्वसंदर बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, स्वसंदर बढ़ जाती है। चलो भैया हम आगे। तो जब भी पूछे कि श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे कारक हैं जो कि श्वसंदर को प्रभावित करते हैं। क्या प्रभाव डालते हैं, वो सारी की सारी बातें मैंने लिख दी हैं। तो बच्चों मिलते हैं अपन अब इसके आगे की बात पढ़ने के लिए, जिसमें अपने पास बचा है श्वसन से संबंधित आयतन तथा क्षमताएं, और उसके अलावा बचा है श्वसन तंत्र के विकार रोगों के बारे में जानेंगे। वो जानेंगे अगले लेक्चर में। चैप्टर का सबसे कंसेप्चुअल पोर्शन यहां पे कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।